नमस्कार मित्रांनो, डी स्पोर्ट लॉकडाऊन गप्पा गोष्टी या कार्यक्रमामध्ये मी विनोद चोंगे आपलं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करत आहे. तर हॅलो, सोनक सर. हेलो विनोद. थोड़ा यस सर, आवाज आ रहा है सर. सर थोड़ा यस सा यस मोबाइल आई ऐसे कैन clear हियर यू. करिए. सर मोबाइल थोड़ा सा सीधा कर दीजिए क्योंकि हम आप क्रॉस दिख रहे हैं सर. ऐसे. हाँ यस सर, नाइस. यस, ओके डियर. यस. थैंक यू सो मच सर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सभी दर्शकों से, सभी व्यूअर्स से वो बोलना चाहूंगा कि आज आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सोनम त्रिपाठी सर. तो सोनम त्रिपाठी सर, डीडी स्पोर्ट लॉकडाउन गप्पा गोष्ठी इस कार्यक्रम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ. और आपने थैंक यू सो मच विनोद. थैंक यू. यस सर, बहुत अच्छा टाइम हम लोग के लिए है, इसलिए हम लोग डीडी स्पोर्ट की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार मानते हैं. सोनम सर, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा सोनम सर के बारे में थोड़ा सा. गाइस, अगर सोनम सर के बारे में आपको बात करेंगे तो सोनम सर एक लेदर बॉल क्रिकेटर है. महाराष्ट्र के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं सोनम सर. भोपाल कप महाराष्ट्र के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं. बीटी देवधर अवार्ड विनर है सर. और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट A1 कोच, लेवल 1 कोच सर है अपने साथ. तो आज हम लोग बहुत सी बातें उनके साथ करेंगे. योगा के बारे में, कुछ आयुर्वेद के बारे में, ऐसी बहुत सी चीजें अपने 100% सीखने मिली. इसे साथ में रहिए क्योंकि आज अपने साथ जुड़ रहे हैं सोनम त्रिपाठी सर, जो है मास्टर इन योगा. सोनम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लॉकडाउन कार्यक्रम में. थैंक यू सो मच विनोद. थैंक यू. यस सर, तो स्टार्ट करते हैं नाइस टू सी यू. गाइस. यस, थैंक यू सर. सेम यहाँ. गाइस, आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप भेज सकते हो. तो बीच बीच में आपके क्वेश्चन भी लिए जाएंगे, तो उस पर भी बहुत सारे डिस्कशन होगा. कुछ आपको चाहिए, मतलब को कुछ एडवाइस चाहिए तो आप शौरभ सर के साथ आप शेयर कर सकते हैं. तो प्लीज जुड़े रहिए. शौरभ सर, स्टार्ट करेंगे आपकी बचपन की से थोड़ा स्टार्ट करेंगे. थोड़ा बहुत आपकी जानकारी मिलेगी, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, इससे थोड़ा स्टार्ट करना चाहेंगे सर. तो बेसिकली हाउ आई केम इनटू क्रिकेट. तो बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था और आर्मी बैकग्राउंड की वजह से हम लोग हर 3-4 साल में चेंज करते रहते थे अपनी सिटी. तो जब भी स्कूल में जो भी पार्टिसिपेट करता था, जिस भी चीज में पार्टिसिपेट करता था, उसमें मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आता था हमेशा. कभी वॉलीबॉल, कभी फुटबॉल, फिर बास्केटबॉल, बैडमिंटन. तो अगर सबसे आखिरी कोई चीज मैंने करी होगी लाइफ में तो वो क्रिकेट है. तो कहीं ना कहीं वो ऐसा था कि मेरे लाइफ में वो जो दूसरे स्पोर्ट्स थे उनने मेरा एक स्टैटिस्टिकली ग्राफ बहुत अच्छे से मेंटेन किया मेरी बॉडी का, कि जो कि बहुत हेल्पफुल हुआ मुझे क्रिकेट में और करियर के आगे बहुत सारी दूसरी चीज में. तो वहां से मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था. मगर एक पैशन क्रिकेट के लिए मुझे एक जुनून आया. क्रिकेट के लिए मुझे जो एक पैशन क्रिएट हुआ वो जब मैं 8th क्लास में था, तब मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था 2003 वर्ल्ड कप के टाइम पे. तो वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई वो पैशन अलग ही था कि मैं सुबह शाम सिर्फ वन शाम क्रिकेट की बात करता था, क्रिकेट से रिलेटेड ही चीजें पढ़ता रहता था. और अगर फील्ड पे जाता था तो सिर्फ क्रिकेट ही खेलता था. तो वो अटैचमेंट और वो रिलेशनशिप ऐसा बन गया कि अभी तक वो फीलिंग मेरे अंदर है और वही फीलिंग अभी तक मेंटेन है. तो वो एक अच्छी चीज है. तो वैसे क्रिकेट स्टार्ट हुआ मेरी लाइफ में छोटे जब मैं बचपन में था. यस, क्रिकेट तो बहुत अच्छा आपके साथ स्टार्ट हुआ और अच्छे से जुड़ गए आपके साथ. तो क्रिकेट में बहुत बार ऐसे हुआ कि आप लोग बहुत से अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले बहुत से क्रिकेटर्स है, उनके साथ आप लोग आपने क्रिकेट खेला है. तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली हम जैसे टीवी पे देखते हैं क्रिकेटर्स लोगों को तो हमें लगता है कि वो बहुत अलग है, बहुत सारी कुछ तो भी बहुत डिफरेंट चीजें करते हैं. मगर जब आप इन पर्सन उनके साथ प्रैक्टिस करते हो, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो, उनसे बात करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आता है कि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जितना हम घर पे बैठ कर अपनी प्रैक्टिस में रह के समझते हैं. तो कहीं ना कहीं जब मैं बहुत सारे प्लेयर्स से मिला हूँ, तो मैं आपको अगर बताऊं, एनएल डोनाल्ड सर से मैं जब मिला, वो मेरे बहुत मतलब मैं उनका बहुत बड़ा फैन था. तो मुझे 2013-14 में उनके साथ मुझे मौका मिला कि थोड़ी प्रैक्टिस करूँ और थोड़ी बातचीत भी कर पाऊँ. तो उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि हमारे जो थॉट्स प्रोसेस हैं टुवर्ड्स क्रिकेट वो लगभग सेम ही रहते हैं. मगर फर्क क्या रहता है कि हम अपने थॉट प्रोसेस को मेंटेन नहीं कर पाते. हम आज कुछ और सोचते हैं, जो जूनियर लेवल पर जो क्रिकेटर अभी क्रिकेट खेल रहे हैं वो आज कुछ और सोचते हैं, कल कुछ और ट्राई करते हैं, फिर फिफ्थ डे कुछ अलग ही चीज ट्राई करते हैं. तो उस वजह से क्या होता है, कंसिस्टेंसी नहीं आती है क्रिकेट में.
तो मैं एंड्रयू डोनाल्ड सर से मिला, मैंने उनसे प्रैक्टिस करी उनके साथ। तो मैंने उनसे यही डिस्कस किया कि सर एक एज अ क्रिकेटर, एज अ फास्ट बॉलर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो उनने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली, पहली बात तो ये कि आप जब नेट में प्रैक्टिस कर रहे हो और कहीं पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, गुड हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं हमारे जो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस में एकदम टाइम पास कर, मतलब बहुत सारे क्रिकेटर है जो नो बॉल डालते हैं, फिर एकदम सीरियस नहीं रहते हैं, शांत नहीं रहते हैं, और फिर कहीं ना कहीं जब वो मैच खेलते हैं तो मैच में उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, थोड़ा एंग्जाइटी होती है, क्योंकि वो मैच में आप अकेले रहते हो बॉलिंग करते हुए। उस टाइम पे आपको लगता नहीं कि कोई आपके साथ बात करे, वो करे। तो प्रेशर सिचुएशन हमें अपनी प्रैक्टिस में बिल्ड करनी चाहिए। ये एंड्रयू डोनाल्ड सर ने बताया कि आप जो भी है अपनी जो प्रेशर सिचुएशन है, आप खुद को एक अच्छे हैबिट्स लगाओ प्रैक्टिस सेशंस में। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेशंस में गुड हैबिट लगाओ, तो उससे फायदा होगा। तो वो एक चीज उन्होंने बताई। और फिर मैंने उनसे थोड़ा फिटनेस के बारे में पूछा कि फिट रहने का क्या फंडा है, क्योंकि कुछ हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स लोग हैं कि जो 10 ओवर डालते हैं, 8 ओवर डालते हैं, पहला सेशन डालते हैं, दूसरे सेशन तक थक जाते हैं। तो मेरा उनसे ये भी क्वेश्चन था कि आप कुछ ऐसी चीज बताइए कि जिससे हम फिट रहे, हमें कैसे ऑब्जर्व हो कि हम फिट है एज अ बॉलर, हम फिट कैसे समझ सकते हैं खुद को। यस। तो उनने ये चीज बोली कि इफ यू आर, हाँ सुनाइए आपको। हाँ, थोड़ा सा आवाज कट हो रहा है सर। मैं अपने दर्शकों से, अपने व्यूअर्स से बात बोलना चाहूंगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो, आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज मैसेज कर दीजिए। और सभी व्यूअर्स का मैं स्वागत करता हूँ। हाँ सर, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? यस, यस, यस सर, आइए। हेलो। हाँ तो फिर हाँ, एंड्रयू डोनाल्ड सर के बारे में बता रहा था कि जो मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ उनसे क्रिकेट रिलेटेड और स्पोर्ट्स रिलेटेड। तो उनका एज अ फास्ट बॉलर उनका यही मानना है, इफ यू आर गेटिंग टायर्ड, अगर आप बॉलिंग डाल के थक रहे हो तो इट मींस दैट यू आर नॉट फिट। तो दूसरी बात ये है पेस बॉलर्स के लिए कि अगर वो बॉलिंग करके थक रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका बॉलिंग का प्रैक्टिस और बॉलिंग का स्टेमिना बहुत कम है। तो वो उस चीज पे मैंने वो वर्क किया, तो उनसे मुझे को मिला। और फिर मेरा मेरा दूसरी जो मुलाकात हुई डेल से हुई, वो भी मतलब वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स, बहुत सारी चीजें सीखने वाह, यस। को मिली। आई थिंक कुछ तो नेट में प्रॉब्लम आ रहा है सर। मेरा नेट तो क्लियर है। यस, वाईफाई यहाँ पे ऑन सर है। इशू नहीं है एक्चुअली। कुछ तो बारिश की वजह से हो रहा होगा शायद बाहर में। हम्म। अक्षय माने सर बोल रहे हैं कि कुछ तो नेट में प्रॉब्लम है। अक्षय सर आवाज आ रहा है? अगर आ रहे हैं तो एक मैसेज कर दीजिए। ओके, continue सर। आप बोलिए। हाँ जी सर, मेरा नेट ओके है सर यहाँ से। यहाँ पे भी नेट ऑन है सर। हेलो। हाँ जी सर, मैं बोलूँ? हाँ सर, बोलिए। हाँ सर। यस। आपका नेट क्लियर नहीं है एक्चुअली, आई कैन। रेंज तो यहाँ पे फुल दिखा रही है। अभी आ रहा है सर आवाज? क्लियर आवाज आ रहा है सर? हाँ अभी, हेलो। हाँ अभी आवाज आ रही है। हाँ अभी मतलब अभी आवाज आ रही है। तो दूसरा एक्सपीरियंस जो अच्छा एक्सपीरियंस था वो मेरा डेल स्टेन जी से मैं मिला, डेल स्टेन सर। तो उनसे भी मेरा यही क्वेश्चन था कि एज अ फास्ट बॉलर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है क्रिकेट में एज अ फास्ट बॉलर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज अ फास्ट बॉलर क्रिकेट में फॉर पेस बॉलर्स ये है कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए। क्योंकि अभी हम बहुत सारे क्रिकेटर्स देखते हैं जो बहुत जिम्स करते हैं, वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेंथ वेट ट्रेनिंग बहुत करते हैं, और कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि एज अ फास्ट बॉलर हमारी बॉडी बल होनी चाहिए। तो डेल स्टेन से भी मैं जब मिला तो उनसे भी मेरी यही बातचीत हुई कि एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है। तो उन्होंने बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी इम्पोर्टेंट है, उनका फिटनेस फिटनेस भी अच्छे चाहिए। और इसके साथ डाइट डाइट भी अच्छे चाहिए। तो डाइट के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? डाइट बेसिकली अभी अगर आप इंडियन कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हमारे इंडियन एक जो हमारा जो इंडियन एक कॉन्टिनेंट है, पूरा एशिया कॉन्टिनेंट आप पूरा देखेंगे तो उसमें हमारे बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स है। अभी नॉर्थ में जाओगे तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अलग है। अगर आप थोड़ा मिड में आओगे, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, यहाँ का थोड़ा क्लाइमेट अलग है। थोड़ा नीचे जाओगे आप साउथ में, वहाँ का क्लाइमेट अलग है। मगर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक स्ट्रेटेजिकली डाइट लेते हैं किसी से भी, नहीं तो कहीं पे पढ़ते हैं, और कोई भी क्रिकेटर का अनडाउटली हम डाइट फॉलो करने लगते हैं। मगर बेसिकली हमें ये पहचानना बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है, हम कौन से क्लाइमेट बेस में रह रहे हैं, और उस क्लाइमेट में हमारी बॉडी को क्या सूट होगा। तो इंसान कहीं ना कहीं ज्यादा जल्दी फिट भी होगा, और कहीं ना कहीं वो डाइट उसको एक इम्प्रोवाइजेशन लेवल पे लेके जाएगा। तो एज अ क्रिकेटर बैलेंस डाइट होनी चाहिए।
कि जिसमें आपका बॉडी का हीटिंग और कूलिंग कंडीशन दोनों बैलेंस रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो एज अ फास्ट बॉलर प्रोटीन, न्यूट्रिशन, विटामिन, ये पूरी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, और प्लस आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा चाहिए आपके, और आपका हार्डवर्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत लंबा डिस्कशन है एक डाइट के ऊपर, क्योंकि हर सबका बॉडी टाइप अलग है, बिगिनर्स के लिए अलग है, इंटरमीडिएट के लिए अलग है, एडवांस लेवल के लिए अलग है। यस, ये तो है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि अपने शरीर में जो न्यूट्रल कमी होती है, जो कमियां पूरी करने के लिए हम लोग आयुर्वेद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा ऐसी कौन सी चीज कैसे कर सकते हैं हम आयुर्वेद का इस्तेमाल? मतलब क्रिकेट को अभी बेसिकली अभी हम हाँ बेसिकली अभी मैं आपको बताऊं, एक छोटा कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको, कि अभी हम लोग को जो भी डॉक्टर्स है सब वो यही बोलते हैं कि आप प्रोटीन के सोर्स में आप अंडे खाइए, फिर नहीं तो चिकन खाइए, ये सारी चीजें खाइए। अभी वो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी जो भी वो तो वेस्टर्न कल्चर से तो ये मतलब कहीं ना कहीं यूएस की स्टडी है, कहीं ना कहीं ब्रिटिश की स्टडी है, ये तो यूरोप की स्टडी है। तो वो वहां पे आपको दाल नहीं पे पोटैटो मिलेगा ना, आपको वहां पे गुड़ मिलेगा, मतलब आयुर्वेद के हिसाब से। तो वो लोग क्या कंसिडर करते हैं कि आप मांस खाइए, नहीं तो बॉयल एग्स खाइए, क्योंकि उनके हिसाब से, उनकी स्टडी के हिसाब से वही एक प्रोटीन का सोर्स है। मगर इंडियन जो हमारा इंडियन चीज है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन के सोर्स, मूंग दाल है, अरहर की दाल है, काली दाल है, कम से कम 10 टाइप्स की जो दालें हैं जो अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन आपकी बॉडी को दे सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो आपके प्रोटीन का पूरा पूरा कर सकते हैं, पनीर है। मगर अभी हमने भी लोग सब यही बोलते हैं कि आप अंडा खाइए। तो मेरा तो ये मानना है कि जितना हो सके हमें अपने रीजन और अपने क्लाइमेट से रिलेटेड फूड लेना चाहिए। जैसे अगर प्रोटीन का सोर्स आप किसी को चाहिए तो सुबह सुबह दाल बॉईल कर ले, दाल के साथ फिर पनीर खा ले, तो उसका जितना इंटेक अंडे में से नहीं मिलता उससे ज्यादा इंटेक उसको दाल से मिल जाएगा। दाल से मिल जाएगा। तो बेसिकली आप अभी महाराष्ट्र में हम लोग हैं, तो इस महाराष्ट्र के क्लाइमेट को कौन सा डाइट सूट हो सकता है? बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इंडिया का क्लाइमेट थोड़ा गर्म है, और गर्म क्लाइमेट में क्या होता है कि जो बॉडी रहती है उसमें वायु ज्यादा रहती है, इट मींस एयर ज्यादा रहती है हमारी बॉडी में। आप कभी भी दोपहर को कुछ खाइए तो आपको गैस बढ़ जाएगी बॉडी में। तो हमें ऐसा इंटेक रखना है जिससे हमारा एयर प्रेशर जो बॉडी का है वो एक लेवल पे रहे, क्योंकि जब एयर प्रेशर बॉडी का बढ़ जाता है तो स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है तो आप ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, आपकी बॉडी बहुत जल्दी थक जाएगी, आपका माइंड बहुत स्ट्रेसफुल रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एयर प्रेशर ज्यादा है बॉडी में। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें सुबह का जो डाइट है वो सबसे हैवी चाहिए। इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से जो सुबह हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी क्रिकेटर्स लोग हैं, जो नॉन क्रिकेटर्स हैं और जो एथलीट भी हैं, सुबह का भोजन सबसे स्ट्रॉन्ग चाहिए और सबसे हैवी चाहिए, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए और उसको एक डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा टाइम मिलता है। तो मेरा तो यही मानना है, मैं सबको यही बोलता हूँ कि जितना हो सके आप लोग सुबह उठ के सबसे ज्यादा खाना खाइए। जैसे हम लोग लंच और डिनर करते हैं वो सबसे ज्यादा हमारा सुबह होना चाहिए, और इसके साइंटिफिक प्रूवन रिजल्ट्स हैं कि जो भी लोग सुबह हैवी खाना खाते हैं उनको सबसे कम बीमारियां हैं, वो उनकी उम्र ज्यादा है और वो हर चीज में अच्छे से पार्ट ले पाते हैं, और उनकी बॉडी का साइकिल भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो जो भी क्रिकेटर्स है उनको जो भी फेवरेट फूड है, अगर प्रोटीन का भी सोच लेना है किसी को, तो सुबह उठ के सबसे ज्यादा खाना खाए। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हमारे दूसरे लोग भी जो कनेक्टेड है हमसे, वो सब यही रूटीन फॉलो कर रहे हैं और उनके बहुत सारी बीमारियां ठीक हुई और बहुत फिट हो गए हैं और बहुत एक्टिव भी फील कर रहे हैं वो लोग पहले से। तो एज अ क्रिकेटर सुबह का खाना सबसे हैवी, फिर लंच जो करते हैं वो थोड़ा सा मीडियम ब्रेकफास्ट से, और फिर जो हमारा रात का डिनर है, रात का डिनर अभी इंडियन कंडीशंस के हिसाब से कंसिडर किया जाता है आयुर्वेद के हिसाब से कि शाम को सूरज ढलने से पहले होना चाहिए। अभी जैसे अभी आजकल सूरज ढल रहा है 7 बजे, पौने 6 बजे, तो उससे 40 और 50 मिनट्स पहले हमारा डिनर हो जाना चाहिए। तो फिर दोबारा क्या होता है, डिनर जब हम हैवी करते हैं शाम का, तो अगर आपने 6 बजे डिनर कर लिया तो आपको पूरा साइकिल मिलता है डाइजेस्ट करने का बॉडी को, क्योंकि सबका वर्किंग कल्चर अलग है। एक क्रिकेटर है उसकी बॉडी ज्यादा करती है, कोई दूसरा अगर कोई ऑफिस वाला बंदा है या तो कोई कॉर्पोरेट लाइफ वाला बंदा है, वो रात को 11 बजे खाना खाएगा तो उसके साइकिल को उतना ही कम टाइम मिलेगा। तो जब खाना अपना पचेगा नहीं तो कहीं ना कहीं पेट में सड़ रहा है खाना, तो उससे ही सारी बीमारियां स्टार्ट होती है और उससे ही इंसान की बॉडी भी स्लो होती है। तो सबको तो मैं यही बोलता हूँ कि जितना हो सके उतना आप लोग शाम को ही खाना खाइए, 6 बजे खा लीजिए, 7 बजे खा लीजिए, और रात को अगर भूख लगती भी तो आप लोग दूध पी लीजिए। तो उससे क्या रहेगा, आपके हार्ट, रात को दूध में कैल्शियम रहता है और दूसरे विटामिन रहते हैं जो बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो एक हेल्दी डाइट रहेगा। और ये आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले आप बहुत कम लोगों को देखते होंगे जिनका पेट होगा। जब आप छोटे रहोगे अपने बचपन में, तो आपने बहुत कम लोगों को देखा होगा कि एकदम मोटे हैं। अभी आप कहीं पे भी घूमते होगे तो आपको हर एक 10 मिनट 5 मिनट में मोटे लोग दिखते ही हैं। यस यस 100% बिकॉज़ ऑफ जंक। तो उसका कारण ही यही है। तो उसका यही कारण है कि हमने अपना, हाँ, अपना फूड इंटेक का जो टाइमिंग है हमने बहुत अलग कर दिया है,
और आज जो इंडियन मार्केट में फूड मिल रहा है आज से 50 साल पहले इसमें से कोई भी फूड नहीं अवेलेबल था, अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं डाइट का ही बहुत बड़ा इश्यू है, उस वजह से बहुत बीमारियां हो रही है और हम उतना एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। फिर भी अभी अगर हम देखें तो लॉकडाउन हो गए सब लोग, मतलब पिछले 2 महीने से तो हम लोग अभी लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन में तो सबको आदत लगी है कि घर में जो भी बनेगा उसको खाना है, घर में जो भी है खाना, मतलब बाहर का जो खाना था, मतलब बर्गर पिज्जा ये सब बंद हो गया। तो इससे कुछ राइट ऐसा राइट। कुछ सीख नहीं सकती, अच्छे से वो कुछ सीख सकते हैं इससे। बेसिक जो सबसे बड़ा इंडिकेशन अपनी बॉडी है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सब अपनी बॉडी कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है हमें, और कहीं ना कहीं सिग्नल देती है। एक हम ही है कि जो उसको इग्नोर करते हैं। तो सबसे बड़ा ये रीजन ये है कि अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो बॉडी इंडिकेट करती है, तो हमें वो इंडिकेशन पहचानना है कि किस टाइम पे हमें प्रॉब्लम हो रही है, किस टाइम पे हमारा पेट दर्द हो रहा है, किस टाइम पे हमारा हेड हैवी होता है और क्या खाने के बाद होता है। ये सारे इंडिकेशन आते हैं, मगर हम अपनी लाइफस्टाइल में इतना बिजी रहते हैं कि हम वो सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं। तो अभी हम जब घर पे लॉकडाउन पे है तो मैं तो यही चाहूंगा, सबको यही बोलूंगा कि आप लोग एक अच्छा एक डाइट फॉलो करिए। वो ऑब्वियसली कर ही रहे होंगे क्योंकि इंसान घर का खाना अच्छा ही रहता है और घर के खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं यही बोलूंगा कि जितना हो सके आप उतना दिन दिन में खाने खाने की कोशिश करिए, और जो घर का बना खाने, क्योंकि घर पे हम अपने हिसाब से मसाले डालते हैं, घर में हम अपने हिसाब से तेल डालते हैं, वो सारी चीजें जितना हो सके उतना बैलेंस रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यस यस। अभी आप लोग देख रहे हैं कि मतलब क्रिकेट में आपने जैसे बोला कि इंडिया का क्लाइमेट बहुत अलग है, और इंडिया के बाहर आप खेलोगे वेस्टर्न का क्लाइमेट बहुत अलग है। तो बेसिकली वेस्टर्न क्रिकेट में तो आयुर्वेद का ज्यादा यूज यूज होता है अभी भी। तो हम आयुर्वेद को इंडियन क्रिकेट इंडिया के क्लाइमेट से कैसे मैच करके इंडिया में कैसे उसको यूजफुल देखिए करेंगे? जब वो अभी वेस्टर्न आप देखेंगे तो वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहाँ पे ठंडी ज्यादा रहती है, वहाँ पे सूरज 6 6 महीने 7 7 महीने सूरज ही नहीं निकलता है, वहाँ पे सनराइज ही नहीं होती है, 6 मंथ 7 मंथ विंटर ही रहता है। तो जहाँ पे भी ठंडी चीज है वहाँ पे वायु कम होती है, बॉडी में बॉडी एसिडिक कम हो जाती है। तो इसलिए वो लोग क्या कहते हैं कि वो ज्यादा खाना खाते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में ज्यादा खाना खाते हैं, उनका कोई सर्टन टाइम नहीं होता है, इसलिए वो हैवी फूड खाते हैं। जैसे चिकन हो गया, बीफ हो गया, ये सारी चीजें जो दूसरी दूसरी जो हैवी मीट है, ये सारी चीजें वो खाते हैं क्योंकि वो कूलिंग क्लाइमेट में ही वो चीज बॉडी को सूट करती है। और वही चीज हम जब इंडिया में खाते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक तो बॉडी हमारी ऑलरेडी हीटेड है अंदर, तो हीटेड चीज को आप और हीटेड चीज देंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसको डाइजेस्ट करने में। तो वेस्टर्न चीज को तो आप जो बोलेंगे उनका डाइट अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका खाने पीने का ढंग भी अलग है, तो वो चीज हम यहाँ फॉलो करेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। और उसका रिजल्ट अभी आप देख ही रहे हैं कि हर तीसरे बंदे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही, फास्ट फूड की वजह से। तो यहाँ पे आप कौन सा डाइट फॉलो कर सकते हैं जो यहाँ के इंडियन स्पोर्ट्समैन जो भी है उन सबको वो असरदार होगा? ऐसा कौन सा डाइट है कि आप सजेस्ट करोगे कि वो ट्राई करना चाहिए, उससे उसके साथ आगे जाना चाहिए? अगर बेसिकली अभी फ्रूट का भी एक टाइम है, अगर इंडियन फिलोसफी और इंडियन आप आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे और क्रिकेटर्स को मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो फ्रूट्स खाने का टाइम वो अलग है। हम लोग जब कोई भी चीज जो पीते हैं इन टर्म्स ऑफ मिल्क, छाछ, दही, इन इन सब का टाइमिंग अलग है। मीट खाने का टाइम अलग है, जो नॉनवेज खाते हैं उसका टाइमिंग अलग है। सब्जी खाने का टाइमिंग अलग है, स्वीट्स खाने का टाइमिंग अलग है। तो ये सारी चीज अगर कोई मेंटेन करता है, जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट्स कंपलसरी आयुर्वेद में बोला गया है कि आपको सुबह ही खाना है। तो क्योंकि हमारे जो बॉडी के एंजाइम्स है वो बहुत अच्छे वर्क करते हैं मॉर्निंग में, तो आपको कोई भी फ्रूट्स खाना है वो आप सुबह खाइए। अगर किसी को फिर जैसे हम लस्सी पीते हैं, ताक पीते हैं, ये सब आफ्टरनून के लिए बताया गया है। तो जितना हो सके उतना हम ये ताक, लस्सी, दही, ये सब जितना हम आफ्टरनून में खाएंगे, आफ्टरनून में पियेंगे वही अच्छा है। और दूध जो बताया गया, अभी हमारे घर पे आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे घर में लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह ही दूध पिला देते हैं बच्चों को, और सुबह सुबह पिला के भेज देते हैं। तो एक्चुअली वो आयुर्वेद के हिसाब से सही कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आप सुबह सुबह ही उठ के उसको दूध पिला रहे हो, और दूध का जो सपोर्टिव सिस्टम है बॉडी को मॉर्निंग के लिए नहीं है, वो नाइट के लिए है। क्योंकि हम जब रात को सोते हैं तो रात को जब हम सोते हैं कि 1 1:30 बजे के बाद हमारा जो हार्ट है वो सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, मतलब सबसे ज्यादा सिर्फ हमारा हार्ट ही एक्टिव रहता है पूरी बॉडी में, क्योंकि बॉडी रेस्टलेस रहती है। तो उस टाइम पे एक मिल्क एक ऐसी चीज है जो हार्ट को सपोर्ट करती है बहुत अच्छे से, और हार्ट को इतना कैल्शियम पहुंचाती है जिससे हमारा हार्ट अच्छा वर्क करता है। आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो हार्ट अटैक सबसे ज्यादा रात में ही आते हैं लोगों को, इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनका फूड साइकिल चेंज होता है। रात को लेट खाते हैं, रात को जब लेट खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी वर्क करेगा, हार्ट भी वर्क करेगा, गैस भी बनेगी, तो उससे हार्ट में बहुत ज्यादा लोड आता है। तो इसलिए जितना हो सके दूध रात को पीना है, और खाना जितना हो सके शाम का हैवी रखना है, वो 6 6:30 7 बजे तक ही खाना है। और अगर किसी को नॉनवेज भी खाना है तो दिन के टाइम पे ही खाए, आफ्टरनून में खाए, रात को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली अगर जो भी नॉनवेज खाते हैं उनको उनके हिसाब से रात को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए।
ओके। दिन में ही खाएं तो मतलब। मैं अपने दर्शकों से भी बोलना चाहूंगा, गाइस प्लीज सुनते रहिए। बहुत सी जो चीजें है, हम लोग अपनी रोज की जिंदगी में बहुत सी ऐसी गलत चीजें कर रहे हैं, उसकी वजह से जो अपनी बॉडी को जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके बारे में बहुत सी बातें शोरो सर हमें बता रहे हैं। तो प्लीज उस पर ध्यान दीजिए और उसको फॉलो करना कर दीजिए, तो आपकी बॉडी को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और कुछ जो बाहर के साइड इफेक्ट जैसे कि अभी कोरोना आ रहा है बहुत से, तो अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। सर ऐसे क्वेश्चन सर मुझे एक बोला गया था फ्रेंड से कि ये कोरोना जो है तो उसके लिए इम्यूनिटी पावर भी चाहिए, तो उसके लिए आयुर्वेद से क्या क्या राइट। तुम कर सकते हैं? इम्यूनिटी पावर अपनी कब बढ़ती है, जब हमारी चीज हम हर अपना फूड इंटेक बैलेंस करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक रूल है इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का और बैलेंस करने का, कि आप अपनी बॉडी को बैलेंस करो। अब बॉडी हमारी कब बैलेंस होगी, जब हम राइट इंटेक राइट टाइम पे लेंगे। तो अगर मैं इनडायरेक्ट वे में डायरेक्टली बता दूं कि अपने इम्यूनिटी सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करना है और कैसे एक्टिव रखना है, जिससे वो की वजह से हम डिजीज मतलब बीमार ना पड़े, तो सबसे इंपॉर्टेंट चार चीज आयुर्वेद में ये बताई कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हर जगह अभी यूज भी कर रहे हैं। इवन अभी जो लंदन में भी जितनी थेरेपी दी जा रही है वो सब आयुर्वेदिक ही दी जा रही है। तो काली मिर्च है, फिर दालचीनी है, उसका बाद अदरक है, तुलसी है। अगर कोई भी सुबह सुबह उठता है तो मैं उसको यही रिकमेंड करूंगा, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले वो अदरक को और तुलसी का काढ़ा बनाए, मतलब अदरक और तुलसी को मिक्स करके उसको मैश करके पानी में उबाल ले अच्छे से, और वो एक गिलास पी ले सुबह सुबह। तो वो सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट है जो बॉडी के लिए हेल्पफुल है। एक तो तुलसी क्या करता है, आपका टेम्परेचर कंट्रोल करता है, और जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर वो अदरक से सारे किल होते हैं। उसका फिर अगर आप आफ्टरनून में कुछ पीना चाहते हैं, शाम को कुछ पीना चाहते हैं, तो आप काली मिर्च का कोई काढ़ा पी लीजिए गुड़ के साथ। वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, वो भी बॉडी के सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फ्लू को किल करता है। और उससे भी ज्यादा अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग चीज यूज करनी है तो आप दालचीनी का पाउडर आता है, वो आप अपने सब्जी में डाल सकते हैं, नहीं तो सुबह सुबह आप वो भी पानी में डाल के पी सकते हैं। तो वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत इफेक्टिव है ये सारे फ्लू को किल करने के लिए। Yes. जैसे अभी तो इनसे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग ही होगा। वाह। तो आपने जैसे बोला कि अभी गुड़ का कुछ आपने बोल दिया था, तो हम लोग तो अभी अगर देखेंगे शहरों में गाँव में बहुत सी जगह ऐसे होता है कि गुड़ का यूज कम हो रहा है, शक्कर शुगर का यूज ज्यादा हो रहा है। तो शुगर और गुड़ में क्या फर्क है, मतलब क्या इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अभी गुड़ का और शुगर का मैं आपको दोनों का कंपैरिजन बताता हूँ। गुड़ एक ऐसी चीज है कि डायरेक्ट सोर्स है, डायरेक्ट शुगर का सोर्स है, मगर उसमें जो अभी जैसे शुगर बनता है फैक्ट्री में, तो जब वो फैक्ट्री में शुगर बनता है तो शुगर बनने के बाद जो उसको व्हाइट रेस देते हैं, तो उसके लिए वो सोडियम ऑक्साइड यूज करते हैं। सोडियम में सोडियम ऑक्साइड अगर आप शुगर के साथ ले लो, क्योंकि शुगर बिना सोडियम ऑक्साइड के बनता ही नहीं है। कोई भी फैक्ट्री से बन के निकलता है आपके घर तक आता है तो उसमें सोडियम ऑक्साइड रहता ही है। जब भी आप वो शुगर खाएंगे, आपके ब्लड को और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा स्लो करता है। और कहीं ना कहीं अभी आज के टाइम पे हमारे इंडिया में इतना शुगर के पेशेंट इसलिए बढ़ गए हैं कि हम ये जो सोडियम ऑक्साइड की बनी हुई शुगर को यूज कर रहे हैं, उस वजह से हमारा ब्लड हैवी हो रहा है और उस वजह से लोगों को शुगर बहुत हो रहा है। तो अभी गुड़ में भी दो टाइप के गुड़ हैं, एक काला गुड़ आता है जो प्योर आता है काला गुड़, और एक थोड़ा व्हाइट आता है। तो अगर आपको यूज भी करना है तो आप काला वाला गुड़ यूज करिए। और मैं सबको बोलूंगा, अगर किसी को एक्सपेरिमेंट भी करना है, मैं खुद 2 साल से ले रहा हूँ गुड़, आप कभी भी खाना खाइए। जिसको भी खाना डाइजेशन का प्रॉब्लम है, खाने खाने का डाइजेस्ट नहीं होता है, पेट फूल जाता है, एसिडिटी होती है, तो कंपलसरी अपने लाइफस्टाइल में वो खाना खाने के बाद थोड़ा सा एक 50 ग्राम नहीं तो 20 ग्राम गुड़ आप खा लीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो पचने का जो प्रोसेस है ना पेट का, वो सबसे ज्यादा फास्ट होता है गुड़ खाने के बाद से। और गुड़ का अगर कोई किसी को शुगर भी है तो वो आदमी भी गुड़ खा सकता है, मगर काला वाला गुड़। मगर हम जो ये शुगर खाते हैं वो बहुत हानिकारक है और बहुत ही खराब है, क्योंकि उसमें सोडियम ऑक्साइड रहता है। और जो कि शुगर और अपने जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहाँ 3 घंटे में आपका खाना पचेगा, वहां कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे, 5 से 7 घंटे भी लग जाते हैं। तो इसलिए शुगर का इंटेक मैं तो सबको बोलता हूँ कि हम कम करते हैं और गुड़ का इंटेक ज्यादा बढ़ाए अपनी लाइफ में। यस, ऐसी बातें होती है क्योंकि अगर आप कोई भी क्रिकेटर प्लेयर्स उधर देख लें, क्योंकि पुणे में कभी लेदर बॉल क्रिकेट तो बहुत है, लेकिन उसके साथ टेनिस बॉल क्रिकेट भी बहुत ज्यादा खेला जा रहा है, मतलब प्रोफेशनल लेवल पे भी टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के बाद प्रैक्टिस सेक्शन खत्म होने के बाद सब लोग जाते हैं चाय पीने, तो एक साथ चाय पीते हैं, तो चाय और वो खाना होता है वड़ा पाव बर्गर जो भी मिलेगा जैन फूड वो खाते हैं, तो उससे बहुत इफेक्ट होता है। तो उन क्रिकेटरों के लिए आप क्या संदेश दोगे कि क्या करोगे आप? अभी मैं उनको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब अंडर 15 था तो मैं दिल्ली में था। मैं जब अंडर 15 था तो मेरे पापा की पोस्टिंग आर्मी में दिल्ली में थी। तो वहां पर रणजी ट्रॉफी का कैंप लगा था। तो रणजी ट्रॉफी का कैंप लगा था तो 2004 की बात है।
तो उस कैंप में अजय जडेजा, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, आशीष नेहरा, ये सारे प्लेयर थे उस टाइम पे उस टीम में। करण जोहर का कैंप था, उस कैंप में मुझे भी बॉलिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी जब मैं अंडर 15 था दिल्ली में। तो मैं उनको देखता था, उनकी भी लाइफस्टाइल सेम रहती है जैसे हमारे टेनिस प्लेयर्स हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बात करते हैं, और मैच हो गया उसका बाद वो लोग जाके सब चाय पीते हैं। तो मैंने सहवाग सर को देखा है, अजय जडेजा को देखा है, तो ये कंपल्सरी क्या करते थे, जैसे इन लोगों ने अपनी आदत लगा रखी थी, प्रैक्टिस सेशन खत्म हुआ उसका ये लोग जाके ताक पीते थे, नहीं तो कोई लस्सी पीता था, इनने ऐसे हैबिट लगा रखी थी। तो मैं जितने भी अपने क्रिकेटर्स लोग हैं तो मैं उनको यही बोलूंगा कि जितना हो सके आप लोग या तो ताक की आदत लगाओ, लस्सी की आदत लगाओ, ऐसी कोई आदत लगाओ, क्योंकि हम जब चाय पीते हैं तो चाय से बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है, और एसिडिटी जब बढ़ती है तो आपको और वीक फील होगा, आप कुछ भी खाओगे तो आपका वो डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होगा। तो इसलिए जितना हो सके उतना मैं यही बोलूंगा सबको कि ये ताक और दूध और अपना जो लस्सी इसकी आदत डालें, क्योंकि अभी वो सब इतने बड़े प्लेयर डाल सकते तो हम भी डाल सकते हैं। और दूसरा आपने पूछा वड़ा पाव, राइट? यस, वड़ा पाव का अभी एक्चुअली क्या है, वड़ा पाव भी अभी किस जगह पे हम खा रहे हैं, उसमें कौन सा रिफाइंड ऑयल वो यूज कर रहे हैं, उसका भी बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि एज अ क्रिकेटर, एज अ प्लेयर, मैं तो वो यही रिकमेंड करता हूँ कि ऑयली चीज खानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑयली चीज से अच्छा अगर आप कोई घी वाली चीज खा रहे हो तो वो ज्यादा यूजफुल है आपकी बॉडी के लिए। तो जितना हो सके उतना वड़ा पाव भी इग्नोर करना चाहिए। आप घर से कुछ लेके आएंगे तो ज्यादा ही प्रेफरेबल रहेगा और अच्छा रहेगा, क्योंकि वड़ा पाव और चाय का कॉम्बिनेशन बहुत खराब है बॉडी के लिए। तो मॉर्निंग में तो यही होता है, तो बहुत से टेनिस क्रिकेटर और बहुत से बड़े जो क्रिकेटर यूज करते हैं, तो उनके लिए भी आपने तो अगर उनको चाय पीनी भी है, अगर उनको चाय पीनी भी है तो आप उनको बोल सकते हैं कि विदाउट शुगर पी दे, क्योंकि शुगर वो डालेंगे उसमें ऑलरेडी टी डाला हुआ है, टी भी एक कैफीन के रूप में हमारी बॉडी में काम करता है। तो अगर उनको कुछ पीना भी तो थोड़ा विदाउट शुगर पियेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर आज वो गाउती चाय रहती है वो भी विदाउट शुगर पियेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा बॉडी के लिए, मगर शुगर ना ले, क्योंकि शुगर में सोडियम ऑक्साइड है तो वो खराब है। यस सर। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी हमारे साथ ऋषि पासलकर सर जुड़े, जो कि एक जिम इंस्ट्रक्टर है, मतलब उनका खुद का जिम है। तो उनके जिम में बहुत से यंगस्टर है जो बॉडी बिल्डिंग के लिए आते हैं, बॉडी बनाते हैं। तो वो बॉडी बिल्डर जब कुछ डाइट फॉलो करते हैं, मतलब कुछ न्यूट्रिशन लेते हैं अपनी बॉडी को बढ़ाने के लिए, कुछ गेनिंग के लिए, तो उसका कुछ उनको साइड इफेक्ट हो सकता है, मतलब तो आयुर्वेदिक उसके साथ अगर आयुर्वेद भी ले लेते आयुर्वेद तो उसको कुछ फायदा हो सकता है उससे। अभी देखिए, अभी मैं हरियाणा में था कुछ साल तक, तो हरियाणा में मैंने बहुत सारे कुश्ती वाले और जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनके साथ मैं बहुत मेरा अच्छे दोस्ताना भी है, मैं उनसे मिला भी हूँ। तो हरियाणा एक ऐसा स्टेट है पूरा ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग हैं हरियाणा में। तो वहाँ के जितने भी कुश्ती वाले हैं और जितने भी बिल्डर लोग हैं तो वो यही सारी चीजें है, तो दूध पियेंगे, दूध बहुत पीते हैं, लस्सी बहुत पीते हैं, पनीर बहुत खाते हैं, ब्रोकली की सब्जी आती है, ब्रोकली आपने देखा होगा सबसे ज्यादा हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसमें 24 to 28% प्रोटीन है, ब्रोकली बहुत खाते हैं। और जितने भी कुश्ती वाले हैं वो यही सारी चीजों का इंटेक करते हैं, अपना सोयाबीन पाउडर बहुत खाते हैं, जो एकदम वेजिटेरियन आदमी है उसके लिए तो यही है। बाकी दूसरा अगर प्रेफरेबल किसी को अगर कुछ प्रोटीन भी शेक लेना है, प्रोटीन पाउडर भी लेना है, तो वाडा अप्रूव्ड बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स हैं अपने मार्केट में। तो मैं तो वही रिकमेंड करूंगा कि वाडा अप्रूव्ड ही आप लीजिए, क्योंकि वो वाडा से अप्रूव्ड भी है और उसमें एक लेवल तक के सारे कंटेंट अच्छे से रहते हैं, तो आपके बॉडी को साइड इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। और वाडा अप्रूव्ड लेंगे तो वो एक अच्छे लेवल का भी रहता है और बॉडी को भी सूट करता है। ओके। तो ऐसे बहुत से क्रिकेटर उनकी फ्लैट बढ़ रही है, तो वो बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं, तो भागने में प्रॉब्लम, तो इनके लिए क्या सजेशन होगा सर? अभी देखिए, कोई भी चीज है ना, अगर हम मोटे होते हैं सबसे पहले कब होता है मोटापा, कब बढ़ता है, जब हम लेजी रहते हैं, जब हम मेहनत नहीं करते हैं। तो ये मोटापा कम करने के लिए सबसे अच्छा और फास्ट रिलीफ क्या होता है? योगा। हम क्या करते हैं, हम योगा को बहुत इग्नोर किया है हमने इंडिया में। हमने कहीं ना कहीं ये चीज भूली है कि हम वेस्टर्न चीजों को तो अपना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, मगर वो हमको बाहर से अंदर की तरफ ग्रो करता है। जो भी वेस्टर्न जिमिंग है, वर्कआउट है, क्रॉसफिट है, ये सारी चीजें हमको बाहर से अंदर की तरफ ग्रो करती है। मगर हम जब योगा करते हैं तो योगा हमें अंदर से बाहर की तरफ ग्रो करता है, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप कितना भी फिट रहो आप बाहर से, मगर आप अंदर से इमोशनली बहुत वीक हो, इमोशनली आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो, तो आपकी बॉडी भी समहाउ कहीं ना कहीं आपको वो फर्क दिखाएगी। तो इसलिए जब हम योगा करते हैं, मतलब जितने भी कोई भी फैट लोग हमारे पास आते हैं, हमारी एकेडमी में आते हैं, तो सबसे पहले उनको रिकमेंड यही करता हूँ कि आप योगा करिए। योगा के हम उनको आसन करवाते हैं, हम उनको प्राणायाम करवाते हैं, क्योंकि प्राणायाम एक ऐसी चीज है कि जो आपके माइंड को प्यूरिफाई करती है, नए सेल्स क्रिएट करती है ब्रेन में, तो वो एक आपके बॉडी में एक्टिवनेस आती है। क्योंकि आप किसी एकदम मोटे आदमी को एकदम से जिम कराओगे तो कहीं ना कहीं लेजीनेस है, इतना फैट है, तो वो एक्टिवनेस उसकी बॉडी में नहीं रहेगा। मगर जब आप उसकी ब्रीदिंग के साथ उसको प्राणायाम करवाते हैं तो उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं एक्टिवनेस आती है, अच्छे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, ब्रेन में,
तो कहीं ना कहीं एक्टिवनेस आती है, तो फिर हम उसको उतनी मेहनत करवाते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड वर्कआउट। तो मैं तो बोलता हूँ अगर कोई भी लेजी है तो उसको सबसे पहले योगा को अपनाना चाहिए, उसके बाद ही उसको कोई ऐसी ट्रेनिंग करनी चाहिए कि जो हैवी वेट। यस। तो अपने बहुत से क्रिकेटर के साथ भी ग्राउंड शेयर किया है, तो वहाँ पे यस, कुछ कौन से ऐसे क्रिकेटर थे जो योगा को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, तो उनके साथ आपका कैसा था, मतलब वो कुछ शेयर योगा कर में सकते अभी तो पर्सनली राहुल त्रिपाठी के बारे में बोलूंगा। राहुल त्रिपाठी हैं, और बहुत भी मेरे जो जितने भी क्रिकेटर है, राहुल त्रिपाठी है, प्रतीश माधवन है, मैं जिनके साथ भी खेला हूँ, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो वो मैंने सबको यही देखा है कि वो योगा को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अभी राहुल त्रिपाठी जो आईपीएल खेल रहे हैं 3-4 साल से, महाराष्ट्र के कैप्टन भी रहे हैं, वो योगा कंपलसरी दिन में 2 घंटा करते हैं, और मैंने पर्सनली देखा है, और वो अंडर 19 से कर रही है ये चीज। और उनका एक मैं किस्सा बता दूं आपको। अंडर 19 में हमारा टूर गया था एमपी के लिए, 2010 की बात है। तो उस टाइम पे राहुल त्रिपाठी ने बहुत अच्छे से मेहनत करी थी, और वो क्रिकेट में बहुत मेहनत करे, तब तक वो योगा से उतना कनेक्टेड नहीं थे, उतने जुड़े भी नहीं थे। तो एमपी गए थे, एमपी में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, फिर वापस आए महाराष्ट्र में, पुणे में आए, तो थोड़ा बहुत डिमोटिवेटेड हो गए थे, प्रैक्टिस उन्होंने कुछ 1-2 हफ्ते के लिए बंद कर दी थी। फिर मेरी उनकी बात हुई, मैंने बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो करना है, और तुम्हारा पैशन क्रिकेट ही है। क्या? तो फिर उस दिन के बाद से उन्होंने जो हार्डवर्क चालू किया, अभी तक वो चीज चल रही है, और उस दिन के बाद से उन्होंने योगा को भी अपनी लाइफ में अपनाया, और अभी तक उनके इतना वास्ट रिजल्ट है बॉडी में, जो फोकस लेवल में। उसके बाद से वो 23 को बेस्ट बैट्समैन बन गए, महाराष्ट्र के हाईएस्ट रन गेटर हो गए, रणजी ट्रॉफी को भी अच्छे रन हुए, आईपीएल में भी अच्छे रन हुए। तो कहीं ना कहीं योगा को बहुत बड़ा रखते हैं, क्योंकि योगा एक ऐसी चीज है जो आपको फोकस्ड करती है। Yes. कई बार अगर ऐसा होता है, मतलब मैच स्टार्ट होने वाला है अपना, और सामने वाला टीम बहुत ही मतलब बहुत बड़े प्लेयर्स, मतलब टेनिस बॉल पे भी ऐसा होता है कि हम लोग अभी मैच स्टार्ट करें, एक लोकल टीम बन रही है और एक प्रोफेशनल टीम बन रही है, तो उन दोनों में मैच आता है। तो जब भी मैच आता है, तो जब हम ग्राउंड पे आते हैं, तो पहले से मोरल डाउन होता है, बैट्समैन का हो या बॉलर राइट, का हो, राइट। कि बहुत बड़ी हाँ, एक टीम है, इमेजिनरी तो इमेज बन जाते हैं मन कंडीशन। में। यस। हाँ, तो उस कंडीशन में कैसे आप हैंडल कैसे कर सकते हैं? बेसिकली अभी जो प्रेशर और जो स्ट्रेस रहता है कोई भी चीज का, हम कोई भी चीज सोचते हैं मन में, या तो हम कोई भी चीज देखते हैं, उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारी ब्रीदिंग में। हम जब रोते हैं तो हमारी ब्रीदिंग हैवी हो जाती है, हंसते हैं तो ब्रीदिंग फ्री एकदम लाइट हो जाती है, गुस्सा आता है तो हमारी ब्रीदिंग हैवी होती है, स्ट्रेस आता है तो हमारी ब्रीदिंग और हैवी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारी ब्रीदिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी ब्रीदिंग डायरेक्ट कनेक्टेड है हमारे ब्रेन से, हमारे ब्लड से, राइट, और हमारे हार्ट से। तो हमारे जो भी क्रिकेटर्स हैं, जो भी अगर ऐसे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं, तो उनको मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ कि ट्राई टू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, ट्राई टू ईज योर ब्रीदिंग। क्योंकि आप अपनी जब ब्रीदिंग बहुत ईज करोगे, तो आपके सामने वाली जो चीजें हैं, सामने जो भी टेंशन है आपके, वो बहुत ईज हो जाएंगे, क्योंकि आप उस चीज के बारे में नहीं सोचोगे। क्योंकि हम जब बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है कोई भी चीज को, जैसे कोई अच्छा प्लेयर सामने है, वो आपको पता है ये बहुत अच्छा प्लेयर है, आपसे अच्छा प्लेयर है, तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी स्ट्रेस में आती है बॉडी, और कहीं ना कहीं इमेजिनरी इमेज ये बनती है कि ये मुझसे अच्छा है, तो मैं खेल पाऊंगा कि नहीं खेल पाऊंगा। तो उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डीप ब्रीथ करनी है, और एकदम इनहेल और एक्सहेल, एकदम डीप ब्रीथ करके एकदम ब्रीथ आउट करना है। तो उससे क्या होगा, एक जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा ईज होगा, आपकी ब्रीदिंग ईज होगी। और हमेशा जितने हमारे क्रिकेटर हैं, मैं तो सबको यही बोलता हूँ, अगर आपको प्रेशर लगता है तो आप डीप ब्रीथ करिए, और इनहेल और एक्सहेल करिए, इनहेल एक्सहेल। इससे क्या अपना फोकस लेवल थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, और हम खुद में फोकस्ड हो जाते हैं। तो फिर कोई भी कंपोनेंट सामने रहेगा, कोई भी बड़ा प्लेयर रहेगा, तो उस पर हमारा फोकस नहीं, हमारा फोकस खुद की बॉडी पर रहेगा। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री होगा, कहीं ना कहीं ब्रीथ नॉर्मल होगा, तो हम ज्यादा अच्छे से खेल पाएंगे। तो मेरा सबको यही बोलना है कि अपनी ब्रीदिंग पे ज्यादा फोकस करें। जब भी वो स्ट्रेस पे रहेंगे, तो वो खुद ही ऑब्जर्व करेंगे कहीं ना कहीं ब्रीदिंग हैवी होती है, पसीना ज्यादा छूटता है, क्योंकि बॉडी के अंदर का प्रेशर बढ़ता है, इसलिए पसीना ज्यादा छूटता है। तो इससे जब ब्रीथ करेंगे, तो जो अच्छी ब्रीदिंग करते हैं उनको पसीना भी कम आता है। एक नॉर्मली अगर सर हम लोग मैच खेल रहे हैं, और मैच मतलब जो अभी जो टेनिस में अगर देखिए, तो बहुत से लोग योगा फॉलो नहीं करते, लेकिन आपको देखने के बाद, आपको सुनने के बाद, किसी को अगर मन में आया कि अभी अभी हम लोग मैच स्टार्ट हो रहा है, आगे एक बहुत बड़ा प्लेयर है, तो उसके लिए उसको ब्रीदिंग करना है, तो उसको कैसे करना चाहिए, मतलब ऑन द स्पॉट उसको अभी क्या ट्राई करना है, मतलब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके अगर दिखाओ नॉर्मली। प्रैक्टिकली इन द सेंस आपको सिर्फ हाथों से करके दिखा सकता हूँ। Yes. जैसे कि मैं बैट्समैन हूँ, Yes. और मेरे सामने कोई बॉलर है, मेरे सामने कोई बॉलर है, तो उसने बॉल डाला, मैंने खेला, और जब वो बॉल से लेके जब वो अपने रन अप तक जाता है, उसके जो बीच का ड्यूरेशन है ना, उस बीच में आपको ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। उसमें आपने बैट पकड़ा है, आपको बैट लूज रखना है, एकदम डीप ब्रीथ करना है, एकदम रिलैक्सफुली आपको ब्रीथ आउट करना है अपने माउथ से। तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन थोड़ा शांत होगा, और तब तक वो बॉलर पहुंच चुका होगा अपने रन पे,
और फिर ये ब्रीदिंग 2 टाइम कर सकते हो, उस ड्यूरेशन के बीच में 2 टाइम कर सकते हो। डीप ब्रीथ किया और एकदम ब्रीथ आउट किया, धीरे एकदम धीरे से आंख बंद करके, फिर एकदम फोकस होकर आंख खोली और तब तक बॉल रेडी रहता है, तो माइंड हमारा फोकस हो जाता है। तो ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस हर बॉल पे भी कर सकते हैं। बहुत बहुत सारे प्लेयर देखते हो, इवन मैं भी करता हूँ बैटिंग और जब बॉलिंग करता हूँ, जहां भी थोड़ा स्ट्रेस लेवल ज्यादा लगता है तो मैं ये प्रैक्टिस करता ही हूँ, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा फोकस रहती है बॉडी, क्योंकि हम अपने में ज्यादा फोकस है, अपनी ब्रीदिंग में ज्यादा फोकस है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोनू सर, एक क्वेश्चन आ रहा है ऋषि सर का। ऋषि सर पूछ रहे, व्हाट इज द परफेक्ट टाइम फॉर कार्डियो बिफोर स्ट्रेंथ प्रैक्टिस और एक्सरसाइज? परफेक्ट टाइमिंग, अभी इसमें भी 3-4 रोल है, एक बिगिनर्स है, फिर इंटरमीडिएट है, एडवांस है, आपकी बॉडी टाइप क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आयुर्वेद के हिसाब से बताऊंगा तो इसका आंसर अलग है, और नॉर्मल क्रिकेटर के हिसाब से बताऊंगा तो इसका टाइमिंग अलग है। मगर अगर ठीक है, चलो हम नॉर्मल आयुर्वेद को थोड़ा सा साइड रख के अगर हम नॉर्मल लाइफस्टाइल के हिसाब से बात करें, तो मॉर्निंग का टाइम सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल जो रहते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो हमारे रहते हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सबसे ज्यादा इनहैंस रहते हैं मॉर्निंग टाइम में। तो प्रेफरेबली मॉर्निंग ही सबसे बेस्ट टाइम रहता है वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी रहती है, आपका इंथुजियाज्म बहुत अच्छा रहता है और आप ज्यादा फोकस रहते हैं, क्योंकि आपको एक रिकवरी टाइम रात को बहुत अच्छे से मिला हुआ रहता है। तो आप जब सुबह उठते हैं तो आपका एक फोकस लेवल अच्छा रहता है, तो सुबह का टाइम मैं तो बोलूंगा सबसे बेस्ट रहता है कोई भी फिटनेस और वर्कआउट करने के लिए। और कार्डियो भी इंडियन सिचुएशन में ज्यादा कार्डियो को इंपॉर्टेंस कम ही दी गई, क्योंकि ज्यादा कार्डियो भी अच्छा नहीं है बॉडी के लिए इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से, क्योंकि ये ऑलरेडी हीटेड प्लेस है। हीटेड कंडीशन में जितना ज्यादा आप कार्डियो करोगे उतना ज्यादा आपका स्वेट ज्यादा जाएगा, उतना ज्यादा आपके बोन्स को भी उतना लोड आता है। तो इंडियन कंडीशंस में कार्डियो अगर आप कर रहे हैं तो हफ्ते में 2 से 3 दिन इज मोर देन इनफ। उससे अच्छा वर्कआउट पे ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा यूजफुल रहेगा आपकी बॉडी के लिए। यस। ठंडी के टाइम में ज्यादा रनिंग कर सकते हैं। और अगर अभी लॉकडाउन है तो पूरा क्रिकेट वगैरह बंद है, घर पे सब लोग, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं? मतलब 2 महीने बाद तो अभी 2 महीने बाद तक तो घर पे, अभी थोड़े दिन बाद अगर लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद फिर से ग्राउंड पे जाना है। मतलब इतने दिनों से हम लोग घर पे, मतलब सन से बहुत दूर है, तो अचानक बाहर जाएंगे सन में, तो वो थोड़ा इफेक्ट होने वाला है। तो उसके लिए अभी क्या तैयारी कर सकते हैं? तो बेसिकली अभी इसमें भी दो 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 टाइप के प्लेयर्स हैं, एक तो जो प्रोफेशनली खेल रहे हैं और जो नॉर्मल खेलते हैं अपनी लाइफस्टाइल में इंजॉयमेंट के लिए। तो जो प्रोफेशनली खेल रहे हैं तो मैं उनको ये बताऊंगा कि मैं उनको एक स्टोरी बताऊंगा। 1942 से पहले जब वर्ल्ड वॉर हुई थी, 1942 के टाइम पे वर्ल्ड वॉर जब हुई, उस टाइम पे एक बहुत बड़े गोल्फर थे यूरोप के। तो वर्ल्ड वॉर की वजह से उनको भी जेल में डाल दिया, वो 2 साल तक जेल में थे। उस टाइम पे वो टॉप 5 गोल्फर थे वर्ल्ड में। तो जब उनको अभी जेल में डाल दिया तो 2 साल वो जेल में ही थे, ना उनकी प्रैक्टिस हुई ना कुछ हुई। तो जैसे ही वो जेल से रिहा होते हैं, बाहर आते हैं, उसके बाद उनको एक टूर्नामेंट में वो ज्वाइन होते हैं, और मतलब वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट रहता है, वर्ल्ड कप टाइप गोल्फ में। तो उस टूर्नामेंट में वो फर्स्ट आते हैं डायरेक्टली। तो जब रिपोर्टर लोग उनसे पूछते हैं कि सर आपने तो 2 साल आप जेल में थे, आपने प्रैक्टिस भी नहीं करी और आपने आते के साथ ही सबसे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप ले ली, कैसे पॉसिबल हुआ? तो उन्हें एक ही चीज बोली कि मेरे को कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई कि हमारी बॉडी में जो ब्रेन है ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है और सबसे बड़ा टूल है। तो उन्हें 2 साल यही किया कि वो स्टिक लेते थे, आंखें बंद करते थे और सिर्फ इमेजिन करते थे दैट ही इज हिटिंग द गोल, ही इज हिटिंग द होल्स। तो 2 साल तक उन्होंने वही प्रैक्टिस करी, सिर्फ इमेजिन किया खुद को, और फिर जब वो फील्ड पे गए तो फिर वो चैंपियन ही बन गए। तो उन्हें वो सीक्रेट बताया। तो हमारे भी जितने स्टूडेंट हैं, जितने लोग मुझसे बात करते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि इमेजिनरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि आपके जो फेवरेट शॉट्स हैं, आपकी जो फेवरेट डिलीवरी है, वो आपको कहीं ना कहीं विजुलाइज करके अपनी बॉडी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देना पड़ेगा कि मैं ये इंपॉर्टेंट चीज कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बेस्ट है। तो आपके ब्रेन मसल में ऑटोमेटिकली आके होगी। तो कभी भी क्रिकेट के ग्राउंड पर जाएंगे तो जल्दी से वो रिदम में आ जाएंगे, जल्दी से अडॉप्ट कर लेंगे, और जितना हो सके उतना हाइड्रेट रहेंगे घर पे। तो मेडिटेशन एक इंपॉर्टेंट रोल है। नहीं तो अगर आप बैटिंग भी कर रहे हो, शैडो कर रहे हो घर पे, तो वो इमेजिन करो, अपने माइंड में इमेजिन करो, बॉल का लोड रिलीज कर रहे हो तो वो भी माइंड में इमेजिन करो। इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेटर के लिए, क्योंकि 70% वही है। यस। ऐसे भी अगर हो सकता है कोई बैट्समैन है तो उसको सोचना चाहिए कि बॉल अभी बाउंस होने वाली है, तो बाउंस के लिए हुक कैसा मारना है, तो वो सोचते रहेंगे तो वो ज्यादा कारगर होगा। राइट, हाँ, क्योंकि क्या है, हम जो सोचते हैं हम वही करते हैं, राइट। तो जब हमने क्या किया बचपन से, हम बचपन से सारी चीज करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, टीचर ने जैसा बोला वो करते हैं, मगर कहीं ना कहीं हम अपनी ब्रेन की प्रैक्टिस नहीं करते। ब्रेन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, क्योंकि कभी भी हमें स्ट्रेस आता है तो हम हैंडल कर ही नहीं पाते। हम या तो दोस्त से पूछेंगे या तो घर वालों से पूछेंगे, क्योंकि हमने कभी कुछ ऐसा ब्रेन का प्रैक्टिस किया ही नहीं कि हम खुद डिसीजन ले पाए। तो क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई करना है। आप किसी ने बाउंसर डाला तो आपको रिएक्ट करना चाहिए। आप थोड़ा भी स्लो हुए मतलब आपकी नजरों में उसको
लेट रिएक्ट किया इसका मतलब आपने बॉल देखा नहीं, तो कहीं ना कहीं ब्रेन तक भी मैसेज स्लो हो गया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी ब्रेन की प्रैक्टिस करें, वो ब्रेन की प्रैक्टिस मेडिटेशन से ही होगी। यस, मेरा सर का एक मैसेज है सर, व्हाट विल बी इफेक्ट टू being silver use in shining cricket ball? What? Niranjan Sir, sir, what will be the effect of banning saliva use in cricket, in shining cricket ball? बेसिकली अभी इसके ऊपर शाइनिंग का अभी जो बैन कर रहे हैं, मगर उसके ऊपर कंपनियां वर्क कर रही हैं, SSSG, इन लोगों ने अभी एक वैक्सीन, ये सॉरी वैक्सीन, ये वैक्स निकाला है, शाइनिंग वैक्स। तो इस पर से क्या उन्होंने उस पर रिसर्च किया और अभी एक वैक्स वैक्स का अभी बॉक्स आएगा। तो बेसिकली हम आप सब लोग यही देखोगे कि कहीं ना कहीं हम लोग एक वैक्स यूज करते हुए दिखेंगे क्रिकेट बॉल के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर सलाइवा यूज नहीं कर रहे तो सलाइवा से रिलेटेड एक ऐसा वैक्स बना रहे हैं जो आपको बॉल शाइन करने में यूजफुल होगा, आपको 1 महीने के बाद दिखेगा भी। बहुत सी नए नए तरीके आने वाले क्रिकेट में, तो अभी Yes. लॉकडाउन के बाद तो सबको पता ही चल जाएगा। और सर, मेडिटेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मेडिटेशन के लिए भी कुछ टाइम होता है, कुछ टाइम फॉलो करना चाहिए? मेडिटेशन के लिए ऐसा कोई टाइम नहीं बताया, बस ये बताया गया मेडिटेशन के लिए जब आप खाना खाते हैं तो उसके 1 घंटे बाद करिए मेडिटेशन, नहीं तो 1.5 घंटे बाद मेडिटेशन करिए। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है कि आपकी बॉडी शांत चाहिए और आपका मन भी थोड़ा सा शांत चाहिए। नहीं भी है शांत, तो आप मेडिटेशन करके अपने माइंड को शांत कर लेंगे। तो बेसिकली जो बेस्ट टाइम है वो तो सुबह 4:30 से लेके 6:30 बजे का बीच का टाइम बोला है, क्योंकि उस टाइम पे अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है सोया रहता है, मतलब स्लो रहता है, शांत रहता है। तो बहुत अच्छा रहता है, ब्रेन पे आप फोकस करें, मेडिटेशन करें। तो सुबह का जो 4:30 का टाइमिंग है वो सबसे बेस्ट है मेडिटेशन के लिए। उसके बाद फिर अगर आप रात को सब वर्क कर लिया, आपने सब फ्री हो गए, उसके बाद भी थोड़ी शांत होती है बॉडी, क्योंकि टेंशन नहीं रहता, तो वो टाइम भी बहुत अच्छा है मेडिटेशन के लिए। जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल में अपने वर्किंग लोग हैं उनके लिए टाइमिंग अच्छा है, मगर जो प्रोफेशनली है उनको जब भी टाइम मिले मैं तो बोलूंगा मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपको खुद के बारे में ज्यादा बताती है, जो कोई दूसरा नहीं बता सकता है। आपको कोई इंसान इंप्रूव कर सकता है, मगर आपको आपके बारे में कोई आपसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता है। तो वो मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको आपके बारे में बताता है। सर, योगा घर में करने का सही टाइम क्या है, सुबह या रात में? अक्षय माने सर पूछ रहे हैं। सबसे बेस्ट टाइम तो सर अभी अगर आयुर्वेद और योगा को हम एक साथ कर देते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम बोला गया है ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह का रहता है 4:30 बजे का। उस टाइम पे हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा शांत हो गया रहता है, बॉडी के सिस्टम के जो वर्किंग रहते हैं बहुत लिमिटेड रहते हैं, और उस टाइम पे बोलते हैं ब्रेन सबसे अच्छा वर्क करता है। तो अगर मेडिटेशन आपको करना है, योगा करना है, तो सुबह का टाइम सबसे अच्छा है। और अगर आपको आसन की प्रैक्टिस करनी है तो शाम का टाइम सबसे अच्छा है, क्योंकि तब तक हमारी बॉडी बहुत स्ट्रेस फ्री भी हो जाती है और स्टिफ भी नहीं रहती है। तो मेडिटेशन के लिए मैं बोलूंगा कि सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, और अगर आपको आसन करना है तो शाम का टाइम सबसे अच्छा है, क्योंकि तब तक हमारी बॉडी फ्री हो जाती है और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। सर, अभी अगर हम लोग देखें तो लॉकडाउन में कुछ बहुत से अभी यंगस्टर है, छोटे बच्चे हैं जो मोबाइल में खोए रहते हैं, मोबाइल से ही एडिक्टेड हो गए। तो कुछ लोग ऐसे एक क्वेश्चन और किसी का ये हाँ, सूरज करके यस के यस यस कितने इम्पोर्टेंट है क्रिकेट के लिए? डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा SK, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में डिसिप्लिन ही है। अगर आप अभी अमिताभ बच्चन के थॉट्स भी पढ़ेंगे, मैं अमिताभ बच्चन की उस दिन बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो उसमें उनके सबसे पहले जो उनके थॉट्स है उसमें सबसे पहले यही लिखा है कि डिसिप्लिन इज एवरीथिंग, डिसिप्लिन इज सक्सेस, डिसिप्लिन इज एटीट्यूड, डिसिप्लिन इज अ ह्यूमन। उन्होंने ऐसे करके एक्सप्रेस किया है। तो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है सबसे टफ भी और सबसे इजी भी है, क्योंकि हमें अपने लाइफ में सारे खराब आदतें बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि वो बहुत इजी रहती है। मगर वही डिसिप्लिन अगर किसी को कोई बोले कि 4:30 बजे आप उठो, फिर 12 बजे खाना खाओ, फिर शाम को 7 बजे खाना खा लो, फिर 10 बजे आप सो जाओ, नहीं तो 9 बजे सो जाओ, वो कहीं ना कहीं एक डिफिकल्ट पार्ट रहता है। तो अगर आप किसी का भी एग्जाम्पल लेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिसिप्लिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिसिप्लिन से आपका ब्रेन एक अच्छे वर्क में काम करना चालू कर देता है। क्योंकि अगर मैं 6:30 बजे और 4:30 बजे सुबह उठाऊं तो मेरे पास मेरे पास पूरा दिन रहता है सोचने का, टाइम काम करने के लिए, और मेरा थॉट्स जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग होते हैं और आप खुद को भी थोड़ा अलग फील करने लगते हैं। क्योंकि जब आप सुबह उठ रहे हो 4:30 बजे तो आप उठ के अपना वर्कआउट कर रहे हो, अपना आसन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो जो सुबह की जो वाइब्स हैं, जो एक यूनिवर्सली जो एक वाइब्स आती है बॉडी में, वो बहुत डिफरेंट रहती है और आप खुद को थोड़ा थोड़ा डिफरेंट समझने लगते हो। तो डिसिप्लिन भी मैं बोलूंगा एक एडिक्शन है, क्योंकि आप जो बड़े बड़े प्लेयर देखते होंगे
वो हमेशा टाइम पे आते हैं। बड़े फिल्म स्टार देख लीजिए, कोई भी, या तो कोई अच्छे पॉलिटिशियन देख लीजिए सक्सेसफुल, वो टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। तो इसलिए डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसिप्लिन से आपका कहीं ना कहीं ब्रेन अच्छा वर्क करता है, आपकी बॉडी अच्छी वर्क करती है। और डिसिप्लिन इज इक्विवेलेंट टू एडिक्शन, मैं ये बोलूंगा, जो अच्छा डिसिप्लिन यूज करते हैं वो आदत ही पड़ जाती है लाइफ को। यस सर, जैसे कि आपने बोला कि डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन खुद से लगना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि अगर छोटे बच्चे तो उनको हम लोग डिसिप्लिन लगाने के लिए थोड़ा डांटना पड़ता है, थोड़ा कुछ बड़े हो गए तो ज्यादा गुस्सा हो तो मारते भी है। तो ये बात सही राइट है राइट। कि ऐसे समझा सकते हैं हम लोग कि ये समझाना सही है क्या नहीं, कुछ अभी तो जो छोटे बच्चे रहते हैं, तो हाँ, एक्चुअली छोटे बच्चों की जो कोचिंग रहती है, तो उनको 8 साल तक, तो आप 8-10 साल तक छोटे बच्चों का आप कुछ आदत मत डालिए, उनको सिर्फ बताइए कि दिस इज गुड, दिस इज बैड, क्योंकि छोटे बच्चे ऐसे रहते हैं कि वो आपको देख के सीखेंगे। आप उनको कितना भी सही बता दीजिए। अभी बड़े लोग हैं, जो एज में बड़े हैं, 45 ईयर्स ओल्ड है, 50 ईयर्स ओल्ड है, 30 ईयर्स ओल्ड है, उनको पता है ये चीज सही करूंगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी लाइफ में ये चेंजेस आएंगे, मगर तभी भी नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। 90% लोग आप देखोगे, उनको पता है ये करने से उनकी लाइफ में ये चेंजेस आ जाएंगे, मगर तभी भी नहीं करते जब तक कि वो किसी और को देख के उतना फर्क न पड़ जाए। तो छोटे बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वो छोटे बच्चे किसी को फॉलो कर रहे हैं, अपने मॉम को, अपने डैड को, अपने कोच को, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो चीज वो लोग फॉलो करें। अगर किसी आप बच्चों को बोलो कि बेटा तुम टाइम पे आओ कोचिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो कोच का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि वो टाइम पे पहुंच जाए, तो वो बच्चे देख के सीखते हैं। तो इसलिए बच्चों को, जो 10 साल तक के बच्चे हैं, उनको डांट के कुछ मतलब नहीं, उनको आप एक एग्जाम्पल सेट करो तो ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। 10 साल के बाद जो बच्चे होते हैं, उनका थोड़ा ब्रेन डेवलप होता है अच्छे से, फिर आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कि ये चीज ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, मगर 10 साल तक के बच्चों का आप एग्जाम्पल सेट करो, वो एग्जाम्पल से ही सीखते हैं, आपके बोलने से नहीं सीखेंगे। यस सर। निरंजन सर का एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द स्टेप टू स्टार्ट मेडिटेशन फॉर बिगिनर? बिगिनर्स, सो बेसिकली अभी मेडिटेशन का जो बिगिनर्स जो स्टार्ट बोला गया है, वो सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। आपको आंख बंद करना है, और आपका जो टिप ऑफ द नोज है, नोज का जो टिप है, यहाँ पर सिर्फ आप अपनी ब्रीदिंग फील करिए, इनहेल और एक्सहेल, सिर्फ नॉर्मल अपनी ब्रीदिंग रखिए, और जितना हो सके उतना सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करें। और ब्रीद इनहेल और एक्सहेल का टाइमिंग सेम रखिए, जैसे आप इनहेल 5 सेकंड कर रहे हैं, तो एक्सहेल भी 5 सेकंड करिए। तो ऐसे आप जब करेंगे तो धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी। तो जितना हो सके उतना नोज के टिप पे फोकस करिए, अपनी बैक स्ट्रेट रखिए, और शोल्डर लूज रखिए, चिन लूज रखिए, और जितना हो सके अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिए। बिगिनर्स के लिए ये चीज है कि वो अपने ब्रीदिंग को अवेयर करें। जब उनकी ब्रीदिंग अवेयर हो जाएगी, उसके बाद फिर मेडिटेशन के बहुत सारे पार्ट है, मगर ब्रीदिंग अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन में। जैसे एक अपने क्रिकेट जो साथ में खेलते हैं हमारे साथ अतुल धोत्रे सर भी ज्वाइन हुए, उनका भी स्वागत है। भरत सर ठीक है, उनका भी स्वागत है। उनका एक क्वेश्चन आ रहा है, वार्म अप कितना जरूरी है मैच से पहले जो टेनिस क्रिकेट नहीं खेल करते? जो टेनिस क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नहीं, जो टेनिस क्रिकेट नहीं करते, हाँ, टेनिस क्रिकेटर में क्या होता है, वार्म अप नहीं करते, डायरेक्ट मैच स्टार्ट हो जाता है, तो कितना जरूरी है वार्म अप? वार्म, देखिए मैं वार्म अप तो देखो, बेसिकली हमारे क्रिकेट में कौन कौन से मसल यूज होते हैं। जब आप लोग टेनिस में बैटिंग करते हो, तो आपका शोल्डर, आपका फोर आर्म, आपका नी, आपका एंकल, और आपका ये जो लोअर बैक है, ये सबसे ज्यादा यूज आता है टेनिस जो क्रिकेटर है, क्योंकि एक हार्ड हिटिंग गेम है टेनिस। तो मैं सबको ये बोलूंगा, आपके जो बड़े बड़े मसल्स है, जैसे आपके हैमस्ट्रिंग हो गया, एंकल हो गया, शोल्डर हो गया, फोरआर्म हो गया और बैक हो गया, ये आप 4 से 5 चीज अगर मैच से पहले आप कर लेंगे स्ट्रेच, तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा, और इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है, वो पूरा आधे घंटे का सेशन लेते हैं, क्योंकि उनको मैच को पूरा दिन खेलना रहता है, 2-2 दिन, 3-3 दिन खेलना रहता है। तो जो टेनिस क्रिकेटर्स है, उनको मैं ये बोलूंगा, जो उनके बड़े मसल्स है, शोल्डर हो गए, हैमस्ट्रिंग हो गया, एंकल हो गया, रिस्ट हो गया, ये सब अच्छे से फ्री करें, तो 10 मिनट में हो जाएगी, तो वो मैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सी बार ऐसा होता है सर कि कंटिन्यू मैच चले रहते हैं, मतलब टेनिस बॉल की एक मैच खत्म हो गई तो दूसरी मैच स्टार्ट होती है, दूसरी मैच खत्म हो गई, राइट राइट। मतलब कंटिन्यू मैचेस स्टार्ट हो गए, तो उसका कुछ उनके बॉडी पे कुछ असर हो सकता है? बॉडी पर असर अभी कैसे कि वो उस पीरियड ऑफ टाइम के बीच में आप क्या करते हैं, जैसे आपका मैच खत्म हो गया, दोबारा आपका आधे या तो 1 घंटे बाद ही मैच आएगा, क्योंकि दूसरे का मैच चलता रहता है। तो उस टाइम पे आप यही कर सकते हैं, जैसे आपको पता लगे कि आपका मैच चालू होना है, तो आप किसी को बोल दीजिए कि मेरे हैमस्ट्रिंग, अब मेरे लेग स्ट्रेच कर दे, क्योंकि लेग्स और लोअर बैक स्ट्रेच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सबसे जल्दी, हमारे जो लेग्स है, क्योंकि लेग्स पूरी बॉडी का वेट उठाते हैं, तो बॉडी का वेट जब हमारे लेग्स उठाते हैं और हिप्स उठाते हैं, लोअर बैक, तो सबसे जल्दी हमारा लोअर बैक और हिप्स और हमारे हैमस्ट्रिंग स्टिफ हो जाते हैं। तो अगर आपको लगे, अगर कोई अगर आधे घंटे 1 घंटे बाद मैच खेलना है, तो उसमें आप सिर्फ हैमस्ट्रिंग और अपना जो लोअर बैक है वो अच्छे से स्ट्रेच कर देंगे, तो आराम से आपको इजीली नेक्स्ट मैच खेल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन
फ्रेंड ने मुझे बोला, मतलब बहुत से अभी क्रिकेट के मैचेस पुणे में हो रहे हैं टेनिस बॉल के, जो ऑर्गेनाइजर करते हैं, तो ऑर्गेनाइजर क्या करते हैं कि वहाँ पे सीमेंट का विकेट बना देते हैं, सीमेंट विकेट बनाते हैं, राइट। कुछ जगह पे मिट्टी का विकेट, लेकिन सीमेंट विकेट से क्या होता है कि क्रिकेटर्स को इंजरी होने का ज्यादा चांसेस होता है। तो उन लोग के लिए आप क्या बताओगे कि कैसा करना चाहिए या नहीं क्या हो करना जाता चाहिए है, सीमेंट विकेट? सीमेंट विकेट पे खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, ये बोलने का हाँ, आपका क्वेश्चन आपका ये यस है। यस यस तो सर। बेसिकली क्या है, देखो जो भी हार्ड सरफेस है, जो भी हार्ड सरफेस है वो हमारे नी, एंकल, लोअर बैक के लिए बहुत खराब है। क्योंकि क्या है, उससे हार्ड इम्पैक्ट है, और क्योंकि नीचे से हमें स्पंज नहीं मिल रहा है। वही हम जब मिट्टी पे खेलते हैं तो नीचे से स्पंज मिलता है हमारे बोन्स को, और हमारे बोन के बीच में लिक्विड रहता है जो मेंटेन करता है हमारे बोन का जो फ्लेक्सिबिलिटी वो मेंटेन करता है। हाँ और वही जब आप कोई हार्ड सरफेस पे खेलते हो तो आपकी जो लिक्विडिटी है, जो बैलेंस है जो बोन के बीच का, वो कहीं ना कहीं रफ होता है और हमारी हड्डियां घसने लगती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं पेन आता है। तो सीमेंट में खेलना मैं तो बोलूंगा कि मुश्किल है और खराब चीज है हमारे बोन्स के लिए और हमारे जॉइंट के लिए। आप बैटिंग कर सकते हैं, मगर आप दिन ज्यादा टाइम अगर सीमेंट पे खेलेंगे, हार्ड सरफेस पे खेलेंगे, तो उससे इंजरी होगी। ओके। सर ऐसे कौन से योगासन है जो हम क्रिकेटर को बोलेंगे आपको ये करने चाहिए, मतलब आपके हिसाब से कौन से क्रिकेटर को, आसन से? हाँ क्रिकेटर्स के लिए भुजंगासन सबसे अच्छा है, पद्मासन सबसे अच्छा है। क्रिकेटर्स के लिए भुजंगासन, क्योंकि हम पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है उसमें। फिर उसका फिर स्टिक आसन है। ये तीन चार आसन ऐसे है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भुजंगासन में सबसे इंपॉर्टेंट बोलूंगा, उसके बाद फिर शलभासन है, फिर चक्रासन है। ये चार पांच आसन जो ऐसे है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉलर्स के लिए और क्रिकेटर्स के लिए भी। जो भी फॉरवर्ड बेंडिंग और बैक बेंडिंग होता है, वो सारे जितने भी टाइप के आसन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिकेटर्स लोगों के लिए, फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैक बेंडिंग। क्योंकि हम हमेशा आगे की तरफ चलते हैं, हम बैक बेंडिंग करते नहीं, तो हमारी कहीं ना कहीं बैक इम्बैलेंस हो जाती है। तो इसलिए हमेशा फॉरवर्ड बेंडिंग और बैक बेंडिंग के जो भी आसन है, जो भी स्ट्रेचिंग है, वो सारे क्रिकेटर्स और सारे एथलीट्स को करते रहना चाहिए। यस। मैं सभी व्यूअर्स से बोलना चाहूंगा कि अभी जो सर ने जो आसन बोले आपको, उसको अगर फॉलो करना है, आपको देखना है कि कैसे होते हैं, तो आप अपने सर को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत से आसन कैसे करने हैं, मतलब प्रैक्टिकली जो अभी आप यहाँ पे नहीं देख सकते हो, वहाँ पे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे आप देख सकते हो। तो प्लीज सर को फॉलो कीजिए और उसके बारे में थोड़ा सा सीख लीजिए। वैसे पीयूष सर पे क्वेश्चन आ रहा है सर। सर किसी बॉलर को, नए बॉलर को फास्ट बॉलिंग अपना स्पीड बढ़ाना होगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी सबसे पहले बहुत फिजिक्स वाला क्वेश्चन पूछा है पीयूष ने। अभी कोई भी अगर मशीन का हमें वर्किंग वर्किंग और जो वर्क ऑफ रनिंग अगर फास्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मशीन को ऑयलिंग अच्छे से देनी पड़ेगी, और मशीन का जो साइकिल है उसको फास्ट करना पड़ेगा। मगर हम लोग क्या करते हैं क्रिकेट में, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जिम करेंगे, हैवी वेट ट्रेनिंग करेंगे, मसल अगर अच्छा बिल्डअप होगा और हमारे मसल्स में ताकत आएगी, तो ही हम जोर से फेंक पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि अगर जो सिटी से बाहर के लड़के हैं, कहीं ना कहीं एज अ पेस बॉलर वो ज्यादा क्विक है कंपेयर टू सिटी। जो जो बच्चे गांव में रहते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका वर्किंग लाइफस्टाइल ज्यादा फास्ट है। तो अगर किसी को भी अपनी बॉलिंग का पेस बढ़ाना है, तो उसका शोल्डर का रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फास्ट। आप बहुत सारे ऐसे टेनिस प्लेयर्स देखते होंगे जो लेदर बॉल पे जोर से फेंकते हैं। उन्हें तो कभी कोई जिम नहीं किया, ना प्रैक्टिस करी, और वो इसलिए जोर से फेंक पाते हैं क्योंकि उनका हैंड रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी चीज अगर हमें एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक जोर से फेंकनी, तो उसके लिए हमारा शोल्डर का जो रोटेटर है, हमारा शोल्डर का जो रोटेशन है, वो फास्ट चाहिए। और वो फास्ट करने के लिए बॉलिंग की प्रैक्टिस और उसके अलग अलग ड्रिल्स है, वो करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है कोर की, कोर आपको सपोर्ट करता है, मगर आपका हैंड रोटेशन जितना फास्ट रहेगा, आपका रिलीज जितना फास्ट रहेगा, उस हिसाब से ही आपकी बॉलिंग की पेस भी बढ़ेगी। तो हैंड रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी अपना अगर पेस बढ़ाना, और कोर स्ट्रेंथ और लेग्स, बहुत सारी चीजों का वो है, और हैंड रोटेशन अच्छी चाहिए और रिलीज अच्छा चाहिए। यस सर, थैंक यू फॉर द आइडिया। यस, इसे हमारे अमोल गाड़े भी ज्वाइन हुए, वो हमारे डीडी स्पोर्ट का जो ग्राउंड है वहाँ पे के एक अच्छे बॉलर है, तो उनका भी वेरी गुड। वही क्वेश्चन था। तो अमोल सर जुड़े रहिए, और भी बातें करनी है सर से। सर और कुछ ऐसा देखिए, बैट्समैन बैटिंग कर रहे हो, मैं कुछ अभी मेरे जैसा बैट्समैन लाइक नहीं, मेरे बैटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे अगर ये चश्मा निकाल दो तो मुझे कुछ दिखता नहीं, मतलब ज्यादा बॉल में ठीक से देख नहीं पाता। तो मुझे क्या करना चाहिए? कौन से आप आयुर्वेदिक मुझे बोलोगे कि मुझे ये अभी योगा में अभी आई साइट और आई लेवल को, कंसंट्रेशन को फोकस करने के लिए त्राटक करके एक क्रिया है। तो जिसमें हम क्या करते हैं, आप कोई भी ऐसी ऐसी जगह पकड़िए जहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो और उजाला कम हो। वहां पे आप कैंडल रख दीजिए, और कैंडल का जो फ्लेम है, तो उसका जो बॉटम है,
अभी कैंडल का फ्लेम ये है तो उसका जो बॉटम है, आग जल रही है जहाँ पे, वहां पे आप फोकस करिए और तब तक फोकस करिए जब तक आपकी आंख से पानी ना गिर जाए। तो जैसे आप स्टार्टिंग में करेंगे तो आपका 5 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, 1 मिनट 3 मिनट तक जाएगा। तो उसकी प्रैक्टिस रोज करिए, वो फ्लेम को देखने की आदत डालिए, धीरे धीरे आपको फ्लेम वो पूरा ब्लर दिखेगा और एक लेवल पे दिखेगा। तो जितना हो सके वो एक 1 आर्म डिस्टेंस के लेवल पे मोमबत्ती रखिए और मोमबत्ती का जो बॉटम है, फायर का जो बॉटम है, वहां पे फोकस करिए और आंख बंद नहीं करनी है। ये आप करेंगे ना विद इन 25 to 1 month, आप लोगों से भी जब आई कांटेक्ट करेंगे तो आपको अलग कॉन्फिडेंस रहेगा, आपकी जो आंखों की शक्ति वो बढ़ेगी और कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेटर्स के लिए। यस सर, थैंक यू। ये मेरा क्वेश्चन था, मुझे बहुत फायदा होने वाला है इससे। मैं डेफिनेटली सर ये ट्राई करूंगा और यस जो यस भी श्योर। रिजल्ट होगा मैं आपसे पक्का मैं इसके बारे में डिस्कशन रिजल्ट करूंगा। आएगा, योगा 10,000 साल से चल रहा है, रिजल्ट आने वाला है। वाह सर, थैंक यू। जो भी आएगा मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा सर, श्योर 100%। श्योर, एनी टाइम। यस सर। और ऐसे होता है जब आप ग्राउंड पे खेल रहे हो तो कुछ इंजरी हो जाती है, मतलब अपने नी में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, एंकल मुड़ जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? अब सबसे पहले हमें इंजरी क्यों हो रही है, मैं बहुत सारे क्रिकेटर्स देखता हूँ, स्टूडेंट्स हैं हमारे पास आते हैं, प्लेयर्स भी हैं, वो बहुत जल्दी इंजर्ड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंजरी के पीछे हमारा होमवर्क कहीं ना कहीं वीक रहता है, इसलिए हम इंजर्ड हो जाते हैं। वो अलग बात हो गई कि आप कहीं एक्सीडेंटली किसी से भिड़ गए तो आप क्या कहते हैं कि आपको इंजरी हो गई, वो सारी चीजें हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका होमवर्क क्या है। अगर आपका होमवर्क सही में अच्छा रहेगा तो वैसे प्लेयर्स को कभी इंजरी नहीं होती है। जैसे आप अभी कपिल देव सर को देखेंगे, उनको कभी इंजरी नहीं हुई है, और भी बहुत सारे दूसरे दूसरे प्लेयर्स हैं जिनको इंजरी नहीं हुई। तो इंजरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने एंकल्स को, नी को, लोअर बैक को जितना हो सके उतना फ्लेक्सिबल रखिए, और जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल रखेंगे उतना ज्यादा आपको हेल्प करेगा कि आप इंजरी फ्री रहेंगे। एक क्वेश्चन आ रहा है पीयूष सर का। Sir, what you will actually let me read. What you will suggest a cricketer who has passed the age group cricket and entered into open cricket? How he should prepare for the future? Who has not played any age group of state? Okay, good question है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे क्रिकेटर जो अंडर 19 के बाद क्रिकेट स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पीयूष, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पहले तो अपना स्ट्रेंथ समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी क्रिकेटर है जो स्टेट नहीं खेले हैं और अंडर 19 और अंडर 23 के बाद क्रिकेट खेलना चालू कर रहे हैं, तो मैं उसको यही सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले वो एक तो अच्छा कोच पकड़े, क्योंकि लाइफ में गुरु का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप किसी को भी देखेंगे, जो भी अभी तक हमारे इंडिया में बड़े बड़े वॉरियर्स हुए हैं, बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हुए हैं, उनके कहीं ना कहीं अच्छे गुरु रहे हैं। तो अगर किसी को भी अच्छा क्रिकेटर बनना है, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि एक अच्छा गुरु पकड़ो जो बहुत लॉयल है टूवर्ड्स द गेम और बहुत अच्छे मन से सिखाने वाला कोई आदमी हो, वैसा आप पकड़िए, और जो आपको सही सजेशन दे। क्योंकि अभी आजकल बहुत ऐसे लोग हैं कि आपको सजेशंस कम देंगे, आपको बोलेंगे आप खेलते रहो, हो जाएगा ये वो। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे इंडियन इंडिया में कैसा है कि आफ्टर 23 हो गया तो घर वालों को भी बहुत प्रेशर रहता है कि अभी जॉब देख लो, अपनी जीवनी भी चलानी है, घर भी चलाना है। तो ऐसे बच्चों में ये बोलूंगा कि उनको हमेशा अगर कुछ प्रूफ करना है तो उनका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स का होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि बॉडी जो सबकी अलग बॉडी टाइप रहती है, कोई बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है क्रिकेट को, किसी को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो वो ऐसे बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ समझना बहुत जरूरी है, और वो किस माहौल में क्रिकेट खेल रहा है वो बहुत जरूरी है, और हार्डवर्क बहुत जरूरी है। हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो अपना स्ट्रेंथ समझे, और उसमें अच्छा स्ट्रेंथ है तो वो फिर कर सकता है आगे। 100%। सर हमसे बात करते करते कब 1 घंटा कंप्लीट हुआ पता नहीं चला। आई यस, थिंक बहुत जल्दी टाइम निकल गया। लास्ट का 1 मिनट बाकी है, तो बहुत सी बातें आपसे सीखने मिली है। होप्स आप फिर से हमारे साथ जुड़ जाएंगे, मतलब 1-2 वीक बाद हम लोग जब क्रिकेट स्टार्ट होगा फिर से आपसे बात करना चाहेंगे, तब आप श्योर 100% श्योर। हमारे साथ जुड़ जाइए। और आज जो आपने टाइम दिया है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपके साथ जिन्होंने आपको यहाँ पे रेफर किया, अक्षय माने सर, आपका भी मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू अक्षय माने, एंड बहुत ज्यादा थैंक यू सोनम त्रिपाठी सर, आप हमारे साथ जुड़े थैंक यू हैं। सो मच विनोद, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे तुमने, और बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सर, और आपके फ्यूचर क्रिकेट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू हमारे साथ यस, जुड़ने के लिए सर, थैंक यू। चलो टेक केयर विनोद, सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय। थैंक यू। यस, थँक यू। मित्रांनो, हे होते आपले सोनम त्रिपाठी सर, ते आपल्याबरोबर जुळले गेले होते। तुम्ही सगळ्यांनी त्यांना ऐकलं आहे तर नक्कीच काही क्वेश्चन राहिले असतील तर मी पुढच्या स्पर्धा आपण त्यांना एकदा घेऊया, आणि आपला टाइम आता संपतोय.